अजीज दोस्तों, पिछले दिनों भारत का जो मेरा 7 हफ्ते का ट्रिप था उसमें कई चीज़ें मेरे लिए, कई एस्पेक्ट थे। पर्सनल लेवल पे भी थे, इसके अलावा एजुकेशनल भी थे। जैसे काफ़ी यात्राएं थी मेरी, जिससे कि मुझे कई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। ऐसे ही गौशाला के हवाले से मेरा काफ़ी एजुकेशनल एक एक्सपीरियंस रहा। मैं वहाँ पे वैसे तो कुछ घर में गौशाला होते हैं, 5-6 गाय, 10 गाय, 8-10 गाय घर में होते हैं। जैसे मेरी बहन है लखनऊ में, मालिनी अवस्थी जी, उनके घर में उन्होंने गौशाला बनाया है पीछे गार्डन में। वो काफ़ी सारी गाय हैं। लेकिन कुछ लोग बाकायदा इसको एक इंडस्ट्री के लें या उसको एक प्रोफेशनल तरीके से गौशाला बनाए हुए हैं। वो मैंने 3 देखे। मैं जब द्वारका से पोरबंदर जा रहा था ना, तो पोरबंदर के शहर पहुंचने से पहले ही एक गांव में हम रुके और वहाँ पे मेरे स्वागत के लिए कुछ दोस्त आए हुए थे, जिसमें नागा भाई थे, नागा चेतना भाई, ये बहुत मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त, और एक अल्पेश जी थे, ये भी मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त, और इनके साथ कुछ और लोग थे। उन सब ने वहाँ पे हमारा स्वागत किया। तो उनका गांव रातड़ी, वहाँ पे हम रुके काफ़ी देर, और वहाँ पे हमने छाछ और चीज़ें, मतलब स्वागत हुआ हमारा। वहाँ पे उन्होंने गौशाला दिखाया मुझे अपना, और उनका गौशाला बड़ा ज़बरदस्त था। और मतलब काफ़ी हमने वहाँ पे देखा। उन्होंने भी बताया कि हम इन गाय का काफ़ी हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन इसके बाद में जब मेरी दादी के गांव बगसरा गया, तो बगसरा में भी हमने एक गौशाला देखा। वीरम भाई हैं, वीरम भाई बगसरा के हैं, और मेरी दादी का गांव है। लास्ट टाइम जब मैं भारत आया था ना, तो वीरम भाई ने काफ़ी मुझे वो किया था कि आप आए बगसरा, लेकिन मैं जा नहीं सका था। तो इस बार मैंने सोचा था कि मेरी दादी का गांव बगसरा है, तो मैं बगसरा ज़रूर जाऊंगा। तो मैं बगसरा गया था, और वहाँ उनका भी गौशाला है। और वहाँ उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गिर घी होता है। गिर घी, मैंने कहा क्या है गिरी घी? तो इन्होंने कहा ये एक स्पेशल किस्म का घी होता है, और जितना पुराना होता है उसकी इतनी वैल्यू होती है। अगर आप सुबह रोज़ाना 1 चम्मच गरम करके उसको पी जाएं, तो आपके कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि ये घी बहुत ही पुराना हो तो 2.5-2.5 लाख रुपए किलो भी बिकता है, और उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मेडिकल हिसाब से भी इसको अप्रूव्ड है, और ये सब चीज़ें। वीरम भाई ने मुझे वो गिर घी का एक बोतल भी गिफ्ट की, और मैंने उनकी भी गाय वगैरह को देखा और उनका पूरा हिसाब किताब समझने की कोशिश की। लेकिन असल जो मैंने गौशाला जो देखा ना, वो था गोंदल में। गोंदल में मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ गौशाला के हवाले से। मैंने वहाँ पे जो चीज़ देखी उसने मुझे हैरान कर दिया। रमेश रुपलिया जी है ना, उनका ये गौशाला है। और रमेश जी ये गौशाला चलाते हैं। मेरी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जैसे बहुत सारे देशों में घूमते रहते हैं, और आप 2-3 रिलीजन के बारे में भी स्टडी कर लिया है आपने। तो आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि गाय और खेती, गाय और कृषि, उसके बारे में आपके मन में क्या विचार चल रहा है, और आप उसको कैसे देखते हैं? कई लोग मुसलमान वीडियो डालते हैं रोड पे गाय काटने का, कई जगह पे ऐसी बातें होती रहती है। हालांकि हम किसी रिलीजन को अटैक नहीं कर रहे हैं,
लेकिन गाय को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, गाय और खेती तो इंसान की जिंदगी की बेसिक चीजें हैं, क्योंकि हम जिंदा ही इसी चीज से होते हैं, और बगैर गाय और खेती के तो इंसान की जिंदगी में कुछ है नहीं। और जहाँ तक आपने जो बताया कि जिस तरह इसको काटने की वीडियो डालते हैं, और वो ये किसी भी धर्म के जज्बात को, फीलिंग्स को खराब करना एक गलत चीज है, और उसको नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक गाय का ताल्लुक है, तो मैं अभी इसमें सीख रहा हूँ, लेकिन आपके इस इंस्टीट्यूट में आके मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह साइंटिफिकली आप चीजें कर रहे हैं, आप पता नहीं दुनिया की शायद तकरीबन सारी बीमारी इस गाय के अंदर से निकाल रहे हैं, तो जाहिर है ये इतनी एक जरूरी चीज है इंसानियत के लिए। और इसमें जब इतनी बस है, बस बेटा। और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है गाय के हवाले से, उनकी प्रोडक्ट्स, और बड़ा साइंटिफिक तरीके से वो वहाँ पे काम करते हैं। बाकायदा लेबोरेटरियाँ हैं, यंग जनरेशन के यूथ जो है वहाँ पे काफ़ी काम करती है। ये अपना एक छोटा सा चिकित्सा केंद्र किया है। यहाँ गाय आधारित चिकित्सा, जैसे गोबर स्नान, गोमूत्र स्नान, दूध स्नान, स्नेहपान, शिरोधरा, अभ्यांग, स्वेदन, बस्ती और इस प्रकार के आदि चिकित्सा से मनुष्य के शरीर को तृप्त और बलिष्ठ किया जाए, जिससे मनुष्य के शरीर में, जैसे अभी आप करेंगे तो आप ये यदि पूर्ण विधिवत से एकदम शुद्धता से किया जाएगा, तो आप 10 साल पहले जैसा आपका शरीर था वैसे आयुर्वेद के माध्यम से फिर से आपको प्राप्त होगा। तो ये मनुष्य बीमारी से बच भी सकता है और बीमारी यहाँ जड़ से खत्म भी हो सकती है। ये वेस्ट भी आज आयुर्वेदिक से ही सब चीज़ें ले रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, और पहले से ही लेता आ रहा है, लेकिन आज सोशल मीडिया से ये लोगों को पता चल रहा है कि ये यहाँ से लेके जा। जी सही बात है। जब 200 साल इन्होंने यहाँ हुकूमत की थी और मेडिकल रिसर्च जो की थी, तो सारा इधर ही से जाता था। जी सही बात है। एक कमरे में पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिसमें बच्चे बैठ के काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, मतलब सारा एक मेडिकल हिसाब से भी उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और उन्होंने बताया कि एक गाय से शुरू किया था, तो आज इनके पास 200 गाय हैं, और इन गाय से ये गिर घी भी बनाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया, एक थैला भर के, जिसमें गाय का घी था, फिर उसमें कई और प्रोडक्ट्स थी, गाय के हवाले से चीज़ें थीं। और मतलब मैंने उनको पैसे देने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पैसे वैसे नहीं लेते और हम डोनेशन भी नहीं लेते। इसकी भारत देश में कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर एक बीज निकलता है इसके अंदर। अच्छा। और उस बीज को काले पत्थर में घिस के इंसान को एक बूंद पिलाया जाए, 24 घंटा 12 घंटा आराम से सोएगा। नींद की नींद और खाली नींद नहीं, इससे पेट भी साफ आएगा। इसके अंदर किसी को यदि लूज मोशन हो गया है तो लूज मोशन भी बंद हो जाएगा। यदि किसी का पेट विकृत रहता है, मतलब भूख नहीं लगती, टाइम आउट टाइमिंग रहता है, पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। पेट खराब तो इंसान खराब, जिंदगी खराब। ये संपूर्ण रूप से पेट को ठीक करेगा। तो इसका अंदर जो बीज है उसको काले पत्थर पे घिसना है पानी डाल के। और एक बूंद वो पानी, 2 बूंद बड़े को, 2 बूंद छोटे बच्चे को 1 बूंद, तो इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान। और यहाँ पे इसकी कोई कीमत नहीं। यहाँ भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है, कोई इसको छूता भी नहीं है। तो इस प्रकार के अलग अलग देसी प्रयोग करके लोगों को जागरूक भी किया जाता है, और लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम खर्चे में कैसे ठीक हो, उस प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं। और बड़ा उनका ज़बरदस्त नेटवर्क है, ऑनलाइन भी उनसे चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं।
और उनका पूरा एक प्रोडक्ट सिस्टम है, उनकी अपनी वेबसाइट है जहाँ से वो इन सारी चीज़ों का बिजनेस करते हैं, लेकिन उससे आम इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। मेरी बीवी की बीमारियों के हवाले से उनकी एक डॉक्टर से मेरी बीवी की मैंने फ़ोन पे बात करा दी थी, और तकरीबन आधा पौना घंटा उस डॉक्टर साहिबा ने मेरी बीवी से सारी चीज़ें पूछी, और सारा हमने उनका गौशाला का पूरा ट्रिप किया। उनका बेल रूधड़ा वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और मतलब एक शानदार किस्म का बेल था। पूरा एक साइंटिफिक तरीके से वो सिस्टम को चलाते हैं, और इर्द गिर्द के जितने गांव गोठ हैं उसमें महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं इनके कामों में। उन्होंने उस दिन इत्तेफाक से, मेरी वजह से नहीं, इत्तेफाक से वहाँ पे कई आसपास के गांव की महिलाएं आई हुई थीं, उनसे उनका भाषण था, तो उन्होंने मुझे भी अपने पास बिठाया और गुजराती में ज़ाहिर है उन्होंने पूरा भाषण दिया, जो मैं समझ तो सकता था लेकिन मैं गुजराती बोल नहीं सकता। तो फिर मुझे भी उन्होंने बोलने का मौका दिया, तो मैंने वहाँ पे अपनी बातें रखी उनके सामने। तो આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે કઈ ખોટા માર્ગે જઈ, વધારે તો કઈ નહીં કહું। હવે આપણે આ જે પાકિસ્તાન થી મહેમાન આવ્યા છે, આરિફ અજાકિયા, બહુ મોટું નામ છે, તમે ગૂગલ માં સર્ચ કરજો તો એની માથે બહુ અમુક બાબત ખૂબ જાણવા જેવી છે। અને જે માણસ જેના પૂર્વજોએ ઇસ્લામ અંગીકાર કર્યો અને છતાં એની રગરગમાં સનાતન સંસ્કૃતિનો ધબકાર છે, એવા માણસને સાંભળવાને ઈ લાવો છે। આનો પ્રોગ્રામ હોય ને મુંબઈમાં કે બેંગ્લોરમાં કે દિલ્હીમાં, તો 5-5 હજાર માણસો આવે સાંભળવા। એટલે આપણે એને થોડીક વાર એને પણ સાંભળી, आपको जितना समय है उचित उस प्रकार से सनातन संस्कृति के बारे में हमारे बहनों को आप जानकारी दीजिए। थैंक यू। पहले तो मैं इसी गुजरात धरती से हूँ, लेकिन आप कहेंगे गुजराती आती नहीं, तो गुजराती कहाँ से हो? तो कराची में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ने कराची में 1956 में गुजराती मीडियम से मैट्रिक किया। मेरे पिताजी सऊदी अरब काम करने गए, तो मेरी माताजी को गुजराती में खत लिखते थे, क्योंकि माताजी को और कोई जबान आती नहीं थी। लेकिन हमें स्कूल में सीखने नहीं दी गुजराती। घर में हम कच्छी मेमनी बोलते थे, हम कच्छी मेमन है तो कच्छी मेमनी बोलते थे। तो मेमनी आती है, गुजराती नहीं आती, लेकिन ऊपर से नीचे तक गुजरात का हूँ, और अपनी मट्टी से बिलोंग करता हूँ, यही मेरी मट्टी है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, जो मैंने यहां सुना वो मैंने सीखा। मैं आज भी सब चीजें सीखता हूं, और मैंने कई चीजें इसमें से सीखी हैं, और इस तरह मैं सीखने की कोशिश करता हूं। हाँ, यह है कि जो मैं सीखता हूं मुझे सही लगता है, मैं सबके सामने रख देता हूं कि ये मैंने सीखा है और मुझे ये सही लगता है। देखिए, मैं कराची में पैदा हुआ, 9 साल का था, सऊदी अरब पिताजी के पास चले गए। 13 साल का हुआ, वापस पाकिस्तान आ गए। 20 साल का हुआ, मैं सऊदी अरब काम करने चला गया। 3 साल बाद दुबई चला गया काम करने, फिर 3 साल बाद बेल्जियम यूरोप में आ गया। 20 साल बेल्जियम में रहा, फिर हॉलैंड चला गया, फिर फ्रांस चला गया, फ्रांस की नेशनैलिटी ले ली। अब 13 साल से लंदन में रह रहा हूं। भाई मेरा सऊदी अरब में पैदा हुआ, माता पिता इंडिया में पैदा हुए, मैं कराची में पैदा हुआ, बेटी मेरी बेल्जियम में पैदा हुई, बेटा मेरा हॉलैंड में पैदा हुआ। तो मेरे अंदर एक सवाल उठा आज से कुछ साल पहले कि मैं कौन हूं? फ्रेंच हूं, ब्रिटिश हूं, पाकिस्तानी हूं, सऊदी हूं, क्या हूं? तो मैंने अपने खोजना शुरू किया। जब मैंने खोजना शुरू किया तो मैंने कहा मैं ही बदकिस्मत था जो उस धरती पे पैदा नहीं हुआ। मुझसे पहले तो हजारों साल तक वही पैदा होते रहे। तो मैं तो इंडियन हूं और गुजरात से हूं। मुझे तब जब ये एहसास हुआ, और मैंने कल यही सवाल बगसरा में देखा। जब मैं एक मंदिर में जा रहा था तो बाहर इतना बड़ा सवाल लगा हुआ था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। वो सवाल मुझे कई साल पहले जहन में आया। जब मैंने अपने आप को खोजा तो मुझे पता चला कि मैं भारत धरती से हूं। अच्छा, माँ बाप ने इतने प्यार से अपने बचपन की बातें बताई थी,
पिताजी हमेशा आजक की बातें करते थे, माताजी बाटवा में पैदा हुई, बाटवा की बातें करती थी, दादी मेरी बगसरा की, वो बगसरा की। तो वो नफरत जो पाकिस्तान में भारत के लिए सिखाई जाती है ना, वो हमारे अंदर नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत इस जगह की रही। फिर मैं दुनिया में अब कहीं जाता हूं ना, मुझे पूछते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन, तो मैं कहता हूं नहीं, मैं फ्रेंच सिटीजन हूं, लंदन में रहता हूं, पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन ओरिजिन मेरी इंडिया की है। मैं इंडियन ओरिजिन का हूं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मतलब रिचेस्ट सिविलाइजेशन है। ये हमारी जो संस्कृति है वो किसी के पास नहीं है। तो जितना गर्व हम अपनी इस ताल्लुक, इस संस्कृति के साथ, हमारी भारत संस्कृति के साथ जितना गर्व हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। अब जैसे गाय, गोट और गामड़ो, इसकी जो बात की, तो ये बिल्कुल मतलब हकीकत है। आज का साइंटिस्ट, जैसे मैं एक बात आपको बताऊंगा कि मैं ह्यूमन राइट्स, क्या कहते हैं, मानवाधिकार, मैं मानवाधिकार का काम 30 साल से कर रहा हूं। मैं यूनाइटेड नेशंस गया तो मुझे एक किताब दी गई कि ये ह्यूमन राइट्स हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। मुझे एक एनजीओ मिला वहां पे, उसने कहा कि हम बायोफूड पे काम करते हैं। एक एनजीओ मिला, उसने कहा हम क्लाइमेट पे काम करते हैं। अब साल गुजरते गए, मैं बड़ा वो कि यार इनका कितना बड़ा ज्ञान है। अब मुझे कुछ साल पहले किसी ने भागवत गीता भेज दी, मैंने वो भागवत गीता पढ़ी तो मैंने कहा वो मानव अधिकार जो थे वो सारे इधर ही से तो चुराए। आज से हजारों साल पहले भागवत गीता ने जो मानव अधिकार बताए थे कि सब मिलजुल के रहो, कोई मतलब गीता आपको कभी ये नहीं कहती कि आप इस भगवान की पूजा करो, इसकी नहीं करो, ये करो, खुली आजादी है। कर्मा का कहती है कि अपने कर्म का ख्याल करो, ये जरूरी है। फिर मैंने देखा कि गीता कहती है बायोफूड खाओ। मैंने कहा हमारे यूरोप के साइंटिस्ट आज कहते हैं, वो हजारों साल से कह रही थी। और फिर मैंने देखा कि गीता कहती है फल फूल पौधे का ख्याल रखो। क्लाइमेट, आज वो क्लाइमेट की बात करते हैं, अरबों रुपए की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और भागवत गीता ने आपको हजारों साल। तो आज का साइंटिस्ट यहीं से तो ये सब चीजें ले रहे हैं ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो चीज हमारे पास हजारों साल से थी, जैसे अभी मुझे इन्होंने दिखाया एक बीज कि जिसकी भारत में कोई कदर नहीं, बाहर उसकी कदर है। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो हमारी हजारों साल पुरानी आयुर्वेद संस्कृति, हम उसकी कदर नहीं करते। हम कहते हैं नहीं ये तो बेकार है, अमेरिका इलाज कराने जाएंगे। आज अमेरिका यूरोप से इधर लोग आ रहे हैं इलाज कराने। आज यहाँ पे केरला से लेके ऊपर भारत ऋषिकेश तक ऐसे आश्रम है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जेन्युइन पुराने जमाने का इलाज कराने आ रहे हैं। जैसे आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, लाखों रुपए में लोग खरीद रहे हैं, तो फायदा है तो खरीद रहे हैं ना, वरना क्यों खरीदेंगे। तो ये है कि हमें अपनी कदर करनी चाहिए। अब जो हमारी संस्कृति है, हमारी चीजें हैं, जैसे गमता नहीं जो इन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। आप लोगों में शायद ये चीज नहीं होगी, शहरों में बहुत है ये कि माँ बाप से प्यार खत्म हो गया है, लोग वो नहीं करते। लेकिन हमें अपनी जड़ों में रहना चाहिए, हमें अपनी ओरिजिन, अपना जो असल है उसको भूलना नहीं चाहिए। हम बहुत ही अमीर हैं अगर हम अपनी संस्कृति को बिलीव करना शुरू करें। हम लोग समझें कि यार ये हमारी संस्कृति है, ये बहुत ही असल है। आज देखें यूरोप, हम इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में बड़े शहर है ना, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, उसमें से सारे गोरे गांव की तरफ जा रहे हैं। आज लंदन का मेयर पाकिस्तानी है, मैनचेस्टर का मेयर पाकिस्तानी है, इसलिए कि वहां पे पाकिस्तानी, इंडियन ये सब ज्यादा हो गए। तो गोरे कहां गए? तो गोरे गांव की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम अपनी असल को भूलते जा रहे हैं, वो उसको अपना रहे हैं। और गाय गामड़ों ने खेती, मट्टी से ताल्लुक है, हमारी मट्टी है ये। मैं जब खोज कर रहा था ना अपनी, तो मुझे पता, मैंने आजक ढूंढता था हर जगह, आजक की खबर नहीं मिलती थी, इतना सा गामड़ा कौन जानता ही नहीं। फिर इंटरनेट आया तो मैं इंटरनेट में आजक आजक डाल के ढूंढता था, फिर नहीं पता चला। फिर सोशल मीडिया आया तो मैं सब जगह लिखता था कि कोई आजक को जानता है, आजक को, तो ये लड़का बैठा है ना, ये आजक का है।
इसने मुझे मैसेज किया, इसने कहा मैं आ चुका हूं। मैंने कहा मेरे को फोटो तो भेजो, मेरे को पता तो चले मेरा गामड़ा कैसा दिखता है। इसने मुझे फोटो भेजी, फिर वीडियो बना के भेजी। मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोना आया। मैंने कहा कि ये है मेरी मट्टी, और छोटा सा गांव है, लेकिन मेरे अंदर इतनी फीलिंग थी। अब मेरे अंदर से ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं अपने गामड़े में। फिर 2 साल पहले मुझे मौका मिला, मैं आया भारत, मैं गया अपने गामड़े में। तो मेरा बेटा है ना छोटा, मुझे कहता है पापा वहां से गामड़े से क्या लाओगे, तो विलेज से क्या लाओगे, इनको क्या पता गामड़ा क्या होता है सब, ठीक है। तो मैंने कहा मैं मट्टी लाऊंगा। व्हाट मट्टी, मट्टी का क्या करोगे। मैं कहा बेटा तू नहीं समझेगा, मैं समझूंगा। फिर मैं यहाँ आया, मैं मट्टी लेके थैली में गया। वो थैली मेरी बीवी ने 2-3 थैलियों में बांध के दी, वो मैं तकिए के नीचे रख के सोता हूं। कल मेरा सौभाग्य था कि वापस अपने गामड़े में गया, कल 2 साल बाद। तो मैं जब उधर पत्थर पे ऊपर बैठा था, टूटा फूटा हमारा घर है पुराना, और उसमें एक ताला लगा हुआ है, लेकिन दीवारें टूटी हुई हैं, ठीक है। दादा ने जो ताला लगाया था वो आज भी लगा हुआ है। तो मैं वहां पे पत्थर पे जाके बैठा, तो अंदर से एक ख्वाहिश आई कि इधर ही मौत आ जाए, तो मैं भी तो अपने पुरखों की मट्टी में मिल जाऊं ना। कि ये भी एक सौभाग्य की बात है। जब मैं अपने गामड़े में गलियों में घूमता हूं ना, तो मुझे यकीन माने ऐसा लगता है कि मेरे पुरखों की आत्माएं मेरे चारों तरफ हैं, और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि बेटा तुम सही जगह पे आए हो, तुम आए हो सही जगह पे। बीच के लोग बिगड़ गए थे, तुम अपनी असल को मानते हो तुम। और मैं सनातन की फिलोसॉफी पे 100% बिलीव करता हूं। किसी को लगता है बुरा तो मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। या तो मुझे कोई खड़ा होकर कह देगा हाँ भाई तुम गलत हो, अगर मुझे कोई गलत साबित कर देता है तो मैं माफी मांग के कहूंगा कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन गलत तो साबित करो। मैं तो अपनी संस्कृति, अपनी सनातन बिलीफ का प्रचार करता हूं। सनातन का धर्म से भी ताल्लुक नहीं है किसी भी। सनातन एक इंसानी जिंदगी की फिलोसॉफी है जो आपको इंसान बनने देती है। आप इंसान बन के जीते हो इस दुनिया में, बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखें, अपनी मट्टी से जुड़े रहना ही हम सबके लिए जरूरी है। और खास तौर पर इन्होंने कहा कि आप लोग हैं जो घर की महिलाएं हैं, वही घर बनाती हैं। मेरी माँ बेल्जियम में आई, मैं 35 साल का था। मुझे रोज बेल्जियम में आके समझाती थी कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। मैंने कहा नहीं करनी। तो मुझे कहती है नहीं, समझाया, पूरी पूरी रात बैठ के समझाती थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोला कि मैं यहाँ पे लड़की ढूंढूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ की नहीं चाहिए, अपनी चाहिए। मेमन लड़की लेके आओ ताकि मेरी नस्ल भी उसी लाइन पे चले। और आज मेरे बच्चे घर में भी हम यहाँ का खाना खाते हैं। अभी रास्ते में भाई पूछ रहे थे कि आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। मैं कहा मेरे बेटे को दिन में 3 टाइम पनीर खिलाओ ना, वो पनीर खाएगा। उसको साग पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर, पनीर खिलाते रहो, खाता रहेगा। ये आज आप लोगों की वजह से, यानी मेरी बीवी की वजह से है कि मेरे घर में मेरी संस्कृति जिंदा है। तो आप लोग हो वो सब चीजें बनाते हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हमारी खेती है, वो हमारी जिंदगी है और सबकी जिंदगी है। देखें, भारत है ना, मैं समझता हूं इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली कंट्री है। इसमें हर चीज है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत को अलग कर देना कि भाई हम आपसे बात नहीं करते, भारत हजारों साल जिंदा रहेगा। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है। अभी यूक्रेन रशिया बाहर में जंग हुई ना, तो दुनिया में खाने के वांधे पड़ गए, क्योंकि गंदुम गेहूं उधर से आता था। अब वो गेहूं नहीं है किसी के पास। भारत दुनिया को गेहूं दे रहा है। गेहूं बुनियाद है, सबसे जरूरी चीज है रोटी, गेहूं। फिर आपके गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट आटे का जो किया है, मतलब क्या नहीं है आपके पास। अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्षद्वीप जगह का वो किया, वो बताना था दुनिया को कि हमारे पास बर्फ वाले पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, दरिया भी है, नदियां भी है, समंदर भी है, टापू भी है, खेती भी है, हर चीज है। इस देश के पास क्या नहीं है। और इस देश के पास जो इंसान के अंदर की क्वालिटी है जो है, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि आज से हजारों साल पहले वेदों में या आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई हैं,
वो आज सच साबित हो रही हैं। मतलब आप वो चांद का, मंगल का जो सारा ज्ञान है इनके पास तो आज आया है ना। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले और एक्यूरेसी के साथ, मतलब आज का साइंस मानता है कि वो हजारों साल पहले जो बोल के गए थे वो। हमारे पास उस वक्त यूनिवर्सिटियां थी जब दुनिया में स्कूल नहीं थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, टैक्सिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटियां थी। ये तो बीच में इतना ज्यादा, अब एक मिसाल है, अंग्रेज ने इतना मेडिकल रिसर्च में वो किया, कहां से किया? 200 साल इधर हुकूमत की थी तो यहां से लेके सब किया था। तो हम अपनी कदर नहीं करते, हम अपने आप को पता नहीं क्यों कम समझते हैं। आज दुनिया की अगर आप 100 बड़ी कंपनी ले लें ना, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें 50 के चीफ जो है ना वो भारत के लोग हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने भेजते थे, आज भारत के पढ़े हुए दुनिया की 50 कंपनियों के चीफ बने हुए हैं। सुंदर पिचाई गूगल का जो है वो यहां से पढ़ के गया था। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अजय बंगा यहां से पढ़ के गया और वहां पे चीफ बना हुआ है वर्ल्ड बैंक का। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम कहां हैं, लेकिन हम अपनी कदर कुछ नहीं करते। तो खेती, गामड़ों, गाय, ये हमारी बुनियाद है, हमारी असल है। हम इसकी कदर करेंगे ना तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो आज इस देश में जिस तरह से तरक्की हो रही है हर लिहाज से, हर चीज में, तो मैं समझता हूं कि अब हम वापस उस हजारों साल पहले के दौर पे जा रहे हैं जब हम पूरी दुनिया में सबसे आगे थे। वक्त ने हमें थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन आज हम फिर आगे की तरफ जा रहे हैं और उसमें आप सबका जो किरदार है ना वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोग घर घर की बुनियाद हो, जो पिलर बीच में लगा होता है ना घर में, वो आप हो। और आपसे घर की, देखिए आदमी तो ज्यादातर बच्चों की तरबियत पे, घर की गृहस्थी पे नहीं ध्यान देता ना, आप लोग देते हो। तो ये है कि मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव आपके सामने रखे हैं। बाकी मैं आज भी चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। किसी को प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और इन्होंने अपनी जीवन गाथा बहुत संक्षिप्त में बता दी। और राष्ट्रीय अपनी जो सनातन संस्कृति, उन्होंने एक शब्द कहा कि वो किसी रिलीजन के लिए नहीं है, सनातन संस्कृति एक साइंस है। जैसे मैंने आपको एक दो चीज बताई कि श्राद्ध पक्ष क्यों आता है, तो प्रकृति मात्र के जीवों के पित्त को शांत करने के लिए आता है। होली क्यों आती है, वायुमंडल से संपूर्ण रूप से दुष्ट नेगेटिविटी निकालने के लिए होली आती है। दिवाली पे गाय के घी के दीपक क्यों जलाए जाते हैं, जो बारिश में जितना बैक्टीरियल, वायरल इन जो भी फैला हुआ है वायुमंडल में, उसको गाय के घी, एक एक घर में 100 दिए जलाए जाते थे। तो गाय के घी के दिए जलाने से संपूर्ण रूप से प्रकृति का इन्फेक्शन, प्रकृति का वायरल संपूर्ण रूप से नाश होता है। तो सनातन संस्कृति में दीपक जलाना भी साइंस से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से सनातन संस्कृति को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, भले जन्म से मेमन है, मुसलमान कहो एक देसी भाषा में, लेकिन साइंस सबके लिए एक समान होता है। हिंदू का, मुसलमान का, सबका साइंस अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता। आज इस अवसर पे आपने इतना हमें यहाँ निकलते निकलते भी हमारे कैंपस को पवित्र किया और अपने विचार रखने के लिए मैं आपको, आपका हृदय से आभारी हूँ। जय गौ माता, वंदे गौ माता। तो अजीज दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको उसका मेडिकल चीज़ें और ये सब चीज़ें इतना मैं समझाऊंगा, इससे बेहतर है कि आप रमेश जी की इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी और वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो गाय के हवाले से जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, अब देखें इस पे कुछ लोग मेरे को वो ड्रामे करेंगे जिनका आसान अटैक होता है ना, जो सबका, कि गौमूत्र पूने वाले, गौ घू खाने वाले, ये वो। तो ये है कि हर चीज़, आप भी तो उसी गाय का दूध पीते हो ना भाई। तो ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू जो है उसको आप एक ही नज़र से देखें या आपके पास टाउट करने के लिए एक ही चीज़ होता है। अब मैं जवाब में ये कहूँ कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद भी तो कैमल का, ऊँट का मूत्र दवाइयों में और इन चीज़ों में, बीमारियों के इलाज के लिए और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे।
हमने तो सऊदी अरब में रहे हैं ना, हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। बाकायदा प्रोडक्ट्स गाय ऊँट के मूत्र की मिलती हैं। तो ये हर आदमी के अपने ऊपर होता है, लेकिन गाय के गोबर से ही आपकी खेती भी होती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप नेगेटिवली ही सोचें। तो बाकी ये है कि काफ़ी मेरा डिटेल्ड एक हिसाब किताब रहा। उनके पास कई ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिसको कि वो इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गाय के हवाले से ही हों। खेती और गाय गांव इस हवाले से उनकी काफ़ी एक रिसर्च है और वो इस पे काम करते हैं और उनके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है। तो अगर आपको कोई इस हवाले से चीज़ हो तो आप उनकी वेबसाइट पे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, गौशाला के हवाले से ये मेरा भारत में एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।